हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि ए पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर थ्री फोर्सेस, टू ऑफ फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, वन बीइंग डबल द अदर। थर्ड फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन, अदर टू हैव मैग्नीट्यूड। तो देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दे रखा है? अब इसने कहा है कि हमें इसमें से जो महसूस हो रहा है, उसमें से मेरे को जो महसूस हो रहा है ये है कि इसने ये कहा है कि दो फोर्सेस हैं। ठीक है। अब इन्होंने ये इस डायरेक्शन में बी फोर्स ले लिया, हमने इस डायरेक्शन में क्यों ले लिया? और राइट एंगल पे दोनों के बीच में जो हम अल्फा एंगल लेते हैं वो कितना है? 90 है। अब दूसरी बात, इसने ये कहा है कि जो फोर्स अपना है राइट एंगल टू वन अनदर, वन बीइंग डबल द अदर। मान लिया एक पी है तो दूसरा क्या हो जाएगा? क्यू क्या हो जाएगा? टू टाइम ऑफ पी हो जाएगा। अब थर्ड फोर्स इसने दिया है कि तीसरा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10 न्यूटन है। ठीक है, उसको मैंने आर मान लिया। तो अब ये कह रहा है कि दूसरे बाकी दो का, अभी दो फोर्सेस दे रखे हैं तो जो तीसरा है वो क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट रिजल्टेंट होगा। वो मेरे को 10 न्यूटन दे रखा है। तो अब गाइस, जब मेरे को इतना पता चल चुका है दो फोर्सेस का मुझे मेरे को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? मेरे को पता है कि आर स्केयर क्या होता है? पी स्केयर क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू कोस अल्फा। अल्फा कितना है? 90 है। तो अब आर स्केयर कितना है? 10 का स्केयर है। ये एच टी पी स्केयर है। ये क्यू क्या है? 2 पी का स्केयर है, क्योंकि डबल हो रहा है ना। और प्लस 2 पी क्यू कोस 90 कितना हो गया गाइस? जीरो। कोस 90 क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो फिर देखिए अपना, इसमें क्या रहेगा? 100 इक्वल टू पी स्केयर प्लस 4 पी स्केयर प्लस जीरो। ठीक है। 5 पी स्केयर इक्वल टू 100। पी स्केयर क्या हो जाएगा? 20। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 20। और दूसरी बात क्या है कि 2√5। तो इसमें देखते हैं, अब पहले हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। कहीं √20 ही ना दे रखा हो। हाँ, पहला ऑप्शन दे रखा है, एक तो दे रखा है √10 और 2√10, दूसरा √20 2√20। तो अब मेरे पास क्या आ गया? अब यहाँ से जो मेरे पास आया वो क्या आ गया? P इक्वल टू √20। और Q क्या है? 2 टाइम ऑफ P। तो फिर क्या हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ 20। और यूनिट क्या है? न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन गाइस हो जाएगा करेक्ट हमारा? हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी ऑप्शन। बिल्कुल जो दे रखा है अपने आराम से करो, कोई इश्यू नहीं है। फटाक से बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है इसका। फोर द कैटेनरी y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x बाई सी। ये हमने कैटेनरी इक्वेशन की हुई है। तो हमको पता है कि अब जब इसने मेरे को दे ही दिया कि c कोस हाइपरबोलिक x बाई सी, ठीक है। अब इसने कहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही रहेगी। तो कौन सी कंडीशन सही रहेगी? अब इसमें क्या है कि ज्यादा ऐसे नहीं होना कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो क्या है कि थोड़ा फ्री माइंड से करते हैं। कैसे? इसको मैंने ले लिया डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। सी इंटू कोस हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। और एक्स बाई सी का क्या हो जाएगा? 1/c। तो सी से सी कट गया। तो अब मेरे को ये भी पता है जो डी वाई बाई डी एक्स हम किसको लिखते हैं? क्या हम जब स्लोप की बात करते हैं तो क्या मैं उसको डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखती हूँ? तो हमें पता है कि स्लोप का कितना, स्लोप का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स रहता है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो लेकिन यहाँ पे थीटा हम नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमें ये पता है कि कैटेनरी इक्वेशन की एक और होती है हमारी जो इक्वेशन, वो होता है एस इक्वल टू सी टेंजेंट साई। तो साई भी कई वही होता है कि वहाँ पे उसका एंगल होता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वही लेंगे हम। स्लोप को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो भी एंगल दे रखा हो तो कैटेनरी इक्वेशन में हम साई एंगल यूज करते हैं। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? टेंजेंट साई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे? टेंजेंट साई की जगह पे अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? जो अभी अभी मैंने ये निकाला है यहाँ से, तो यहाँ से जो निकाला वो क्या हो जाएगा? टेंजेंट साई इक्वल टू एस बाई सी। और इसको उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे एस बाई सी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। तो अब देख लेते हैं कोई ऑप्शन है तो बात बन जाए तो शायद अपनी। तो देखिए,
हाँ, एस बाई सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी या एस इक्वल टू सी, वही ऑप्शन है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कैसे? देखिए, अब यही है ना कि इसको कैसे लिख दिया हमने, एस इक्वल टू सी को मल्टीप्लाई कर दिया उधर, एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट अपने पास थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखा, स्टैटिक्स का नहीं है ये अपना, इस स्टैटिक्स का नहीं है जो हम कर रहे हैं डायनामिक स्टैटिक्स वाला। ये दूसरा जो हमारा लास्ट पोर्शन होता है, इससे पहले का जो पोर्शन होता है हमारा, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वैल्यू 0 1 2 3 अप टू एन ऑफ ए वेरिएबल आर गिवन बाई क्यू की पावर एन एन सी एन क्यू की पावर एन माइनस वन इंटू पी एन सी टू क्यू की पावर एन माइनस टू इंटू पी, इस तरीके से दे रखा है अप टू पी एन। देन मीन ऑफ वेरिएबल विल बी पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो अब देखिएगा जिसमें क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो क्या हमें ये नहीं पता कि जैसे हम मीन निकालते होते, मान लिया एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं, हम मीन निकालते होते हमें क्या दे रखा है, हमें नंबरिंग दे रखी है, और हमें क्या है कि ये एलिमेंट्स दे रखे, वेरिएबल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें ये पता है कि ऐसे रहता है कि एफ आई एक्स आई और डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसीज के सम की, तो फ्रीक्वेंसीज का सम तो क्या हो जाएगा अपना, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल आर गिवन बाई, ये फ्रीक्वेंसी है और ये नंबरिंग है एक्स आई वर्ड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमें जो दे रखा है क्यू की पावर एन है, दूसरा क्या हो गया एन सी वन क्यू की पावर एन माइनस वन इंटू पी है, इस तरीके से जाते जाएंगे, पी की पावर एन है। तो अगर मैं इन सभी का समेशन लगाऊं, अगर मैं इन सभी का समेशन लगाऊं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखती, एन सी नोट क्योंकि पावर एन प्लस मतलब समेशन ऑफ एफ आई एन सी वन क्योंकि पावर एन माइनस वन इंटू पी, इस तरीके से चलते जाएंगे, लास्ट में एन सी एन इंटू पी की पावर एन। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये पी प्लस क्यू की पावर एन का फॉर्मूला है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि बाइनोमियल में यूज करते हैं हम ये चीजें। तो फिर और मेरे को ये भी पता है कि पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है ऊपर जो होगी मल्टीप्लाई होगी एफ आई एक्स आई, अभी इसकी इससे होंगे, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, और इन सबको इंडिविजुअली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, जब इसमें हम जो करेंगे कि हमने यहाँ पे लिया कि जब मैं मीन निकालना मेरे को, तो अब ऊपर तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो पहला नंबर 1 है, सॉरी 0 है, 0 इंटू क्यू की पावर एन है। ठीक है, ठीक है, और मैं इसको क्या क्या लिख दूँ, फर्स्ट टर्म इस जो ये हमें दे रखी है ना इसके ऊपर, ये इस तरीके से हम कंप्लीट टर्म लिखेंगे जो इनके कोफिशिएंट दे रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, एन सी 0 क्यू की पावर एन इंटू क्यू पी की पावर 0। ठीक है, दूसरा 1 इंटू एन सी वन क्यू की पावर एन माइनस वन इंटू पी। ठीक है, इस तरीके से जाते जाएंगे हम, और लास्ट में हमारा क्या एनथ हो जाएगा। ठीक है, एनथ क्या हो जाएगा, एन इंटू एन सी एन क्यू की पावर 0 और पी की पावर एन हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि नीचे तो क्या होगा, जब ये फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है, मेरे को 1 दे रखा है, तो ये तो नीचे तो 1 ही हो जाएगा, ये तो मैटर नहीं करता, बस एक बार लिख लूँ, आगे नहीं लिखूंगी इसको मैं। तो अब देखिए, अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन की बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती समेशन की फॉर्म में, ये आगे तो आर कौन सा है, ये एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, नेक्स्ट टर्म में 2 आएगा, आगे एन आ रहा है, तो आर है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एन सी आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर इंटू पी की पावर आर, लिख दिया मैंने। ठीक है, और नीचे तो 1 है, उसका तो इश्यू नहीं है। तो आर मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 1 से लेके एन तक, ये क्योंकि 0 तो कोई मायने नहीं रख रही, 0 बन रहा है मेरे। ठीक है, तो अब मेरे को क्या है, इसको सोल्व करना है। तो अब क्या मैं इसको, अगर मैं बात करूँ इसको इसको हम अगर मैं इसको खोल दूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखिए गाइस, आर इक्वल टू 1 से एन, तो क्या हो जाएगा, ये आर तो एज इट इज रहेगा मेरा, ऊपर क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाली चीज है। तो अब हम करेंगे इसको, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं Q की बात करूँ तो Q को मैं क्या लिख सकती हूँ, जस्ट देखिए, अब मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर रही हूँ इनका। तो फिर क्या, Q को मैं क्या लिख सकती हूँ, n माइनस वन माइनस आर माइनस वन। ठीक है, लिख दिया।
इंटू पी की पावर क्या लिख दिया मैंने, r-1 इंटू पी, एक एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। तो अब देखिए इसको मैं सोल्व कर रही हूँ। अब यहाँ से गाइस देखिए, अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इधर लिखती हूँ समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक, r एज इट इज हो गया, और इंटू n इंटू ये मैं क्या करूँगी यहाँ से, n इंटू n-1 फैक्टोरियल तक गई मैं, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और फिर n माइनस आर फैक्टोरियल तो अपना है ही, ठीक है, ठीक है। तो r से तो अपना r कैंसिल हो गया, बन गई बात। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं आगे की बात करूँ यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, q की पावर n-1 इंटू r-1, देखिए कुछ बन रहा है इसमें यहाँ पे, और इंटू p। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जो n है वो उठाया, और यहाँ से जो p है वो उठाई, इन दोनों को तो मैंने बाहर कर दिया। क्यों, क्योंकि ये r के डिपेंड ही नहीं कर रहे r पे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या हो गया, r इक्वल टू 1 से लेके n, r इक्वल टू 1 से लेके n1 ले लिया मैंने अब की बार नई एंट्री। और जो ये n1 है ना, n1 क्या है यहाँ पे, n1 है अपना n-1, n1 क्या है, n-1। तो क्या मैं इसको ऐसा ना लिख दूं कि n1 सी r1, और r1 क्या है, r1 है r-1, तो मैंने क्या लिख दिया, नई एंट्री। तो देखिए नेक्स्ट अपने क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो n1 सी r1 लिखा है वो मैंने इसको लिखा है, ये मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब ये बात इसकी आ रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, जब n-1 को n1 लिख रही हूँ, r-1 को r1 लिख रही हूँ, तो लिख देते हैं q की पावर n1 माइनस r1 इंटू p की पावर r1। तो अब देखिए, जो हम अगर मैं बात करूँ इसकी मीन की np, और इसको एक बार दोबारा लिख देती हूँ, r इक्वल टू 1 से लेके n1 तक जा रहा है, n1 c1 r1। देखिए इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए, n1 माइनस r1 इंटू पी की पावर r1, मतलब ये है कि जो पहले और क्या है इसमें, q और p की फॉर्म में ही है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, p प्लस q की पावर n1, जो पहले था फ्रीक्वेंसी जो थी n तक जा रहा था, है ना, और तो उसमें वो था, और अब इसमें क्या है कि p प्लस क्यू का एक्सपेंशन हमने खोल दिया, और कहाँ तक कितनी टर्म है, n1 है। तो चाहे एक्सपेंशन कहीं तक भी जाए, हमें ये पता है p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है गाइस, 1 है। तो फिर क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू एन पी, ये मेरा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो देखिए गाइस, है क्या कोई ऑप्शन में एन पी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये एक्चुअली क्या कि समझाते हैं ना तो तब बड़ा हो जाता है, जब आप करोगे तब आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो नेक्स्ट है, इस शिप मूविंग ए वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आवर, एक जहाज है जो क्या है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा में। अनदर शिप विच इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ दिस शिप, ये कह रहा है कि दूसरा जो जहाज है वो 10 किलोमीटर दूर है ईस्ट में, पूर्व पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दूर है वो, ठीक है। मूविंग विद वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, टुवार्ड्स वेस्ट। और पहले वो क्या 10 किलोमीटर शुरू में जो उसकी स्थिति है, 10 किलोमीटर वो पूर्व की तरफ है, लेकिन ये कह रहा है कि वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो वेस्ट की, पश्चिम की तरफ जा रहा है। आफ्टर सम टाइम दे आर एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक टाइम के बाद वो क्या है कि मिनिमम दूरी पे होंगे। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम एट दैट टाइम, अब मेरे को ये बताना है कि उस टाइम पे मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना लेते हैं कि एक जहाज है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। मान लिया वो पी पॉइंट पे पहुंच गया। दूसरा क्या है कि वो जहाज है पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर है, ये ओ से लेके ए है, ए तक है, 10 किलोमीटर है वो, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो पश्चिम की तरफ जा रहा है। अब मेरे को ये पता है कि जो पश्चिम डायरेक्शन इधर होगी, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो ये इसने क्या है, ये इतनी दूरी तय की है, ये इतनी दूरी तय करने के बाद, तो अब हमें ये तो बताना है कि आफ्टर सम टाइम दे आर एट मिनिमम डिस्टेंस। तो मैं मान लेती हूँ कि जब वो ए से क्यू पॉइंट पे है, जब वो
ए से क्यू पॉइंट पे आया तो पी उस टाइम पे पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी। पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी और वही हमें निकालना। तो देखिए कैसे करें। देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ओपी, फिर ओ क्यू निकाल लेते हैं, ए क्यू निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे किया कि जो मैं फर्स्ट पॉइंट ले रही हूँ, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ओपी। ठीक है, ओपी क्या है, डिस्टेंस है। तो मेरे को पता है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब मेरे को पता है जो ये ओपी डिस्टेंस है, वेलोसिटी कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम टाइम का तो मेरे को भी क्या है, पता नहीं है। तो 12 गुणा टी। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, जो ओपी की वैल्यू आई हमारी हमारी आई जो वो आई 12 टी। ठीक है, ये होगी। अब मेरे को दूसरा जो पॉइंट निकालना है, दूसरा जो मैं पॉइंट निकालूं, अगर ए क्यू की बात करूं, ए क्यू डिस्टेंस की कितनी कितनी दूरी आने के बाद, कितनी दूर आने के बाद ये पी और क्यू सबसे इनके बीच में सबसे कम फासला होगा। ठीक है, तो ए क्यू की अगर मैं बात करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना है, टाइम तो मेरे को पता ही नहीं है अभी कितना लगा, टी हो गया। दूसरी मेरी ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखिएगा मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ओ क्यू। ओ क्यू निकालना है। तो अगर मैं ओ क्यू की बात करूं, ओ क्यू, तो ओ क्यू कैसे निकल सकता है, ओ ए और माइनस ए क्यू, है ना। क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस, सॉरी, ओ ए पूरी डिस्टेंस और माइनस ए क्यू लेंगे तो वही ना जो हमें पता है। ओ ए कितना है, ओ ए मैंने हम स्टेटमेंट में ही बोला था कि 10 किलोमीटर है। ठीक है, और ए क्यू डिस्टेंस क्या है, अभी निकाल ली है, 16 पी है मेरे पास। ठीक है, तो ओ क्यू आ गया। अब देखिए गाइस, जब मेरे को मैं अगर बात करूं, ये क्या है कि डायरेक्शन तो अपनी क्या परपेंडिकुलर है, ये तो 90 का कोण हो गया। तो मेरे को ओ क्यू पता चल गया और ओ क्यू पता चल गया, तो मैं पी क्यू ना निकाल लूँ, पी क्यू निकाल लूंगी। तो पी क्यू जब मैं निकालूंगी तो क्या एक तरीके से ऐसे फॉर्मूला में पाइथागोरस नहीं लग जाएगा मेरा, कैसे हो जाएगा, पी क्यू का स्केयर क्या हो जाएगा मेरे पास, ओ पी का स्केयर प्लस ओ क्यू का स्केयर, ओ पी का स्केयर प्लस ओ क्यू का स्केयर। तो ये पी क्यू और मेरे को क्या पी क्यू की मिनिमम निकालनी है। तो पी क्यू का स्केयर क्या हो जाएगा गाइस, देखिए पी क्यू का स्केयर हो जाएगा, ओपी की वैल्यू पुट कर दो, ओपी की वैल्यू क्या आई गाइस, देखिए ओपी की वैल्यू है 12 टी, तो 12 टी का स्केयर। ठीक है, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 10 - 16 टी का स्केयर, ये हो गया। तो फिर अब मैं इसको मान लेती हूँ इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए गाइस, अगर मैं बात करूँ मेरे को मिनिमम निकालना हो, अगर जब हमको मिनिमम निकालना है, अगर हम ऐसे करें उसका डेरिवेटिव लेके, जिसका मेरे को मिनिमम निकालना है उसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 पुट कर दूं, मिनिमम के लिए तो ऐसे ही करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, वहां से हमारा मिनिमम निकल सकता है, पॉइंट मिल जाएगा मेरे को। तो जब मैंने यहाँ से किया, इस इक्वेशन वन को मैंने डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने निकाला, तो गाइज मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ से मेरा आ गया 800 टी माइनस 320 इक्वल टू 0। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो टी यहाँ से जो आया मेरा, वो क्या आ जाएगा मेरा, 2/5। इतने घंटे लगेंगे, इसको घंटे लगेंगे। तो अब मेरे को ये देख लेते हैं कि कितने, इसने यही कहा था ना कि कुछ समय पश्चात वे एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होंगे, उस समय उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो अब मेरे को निकालना है, अगर मैं इसको मिनट में बदलूं तो कितना हो जाएगा, मिनट में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 मिनट, है ना, 24 मिनट्स हो जाएंगे। तो अब देखिए मेरे को जो डिस्टेंस निकालने हैं, तो ये जो मेरे पास आया टी, टी की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगी, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, मेरे को पी क्यू की ही वैल्यू निकालनी। तो पी क्यू की ही वैल्यू निकालनी है और किलोमीटर में देर की है, तो मेरे को ये पता है किलोमीटर में निकालने के लिए तो मेरे को क्या आवर वाली, घंटे वाली टाइमिंग यूज करनी पड़ेगी। तो 12 गुणा 2/5, 12 गुणा 2/5 इसका होल स्केयर प्लस 10 - 16 गुणा 2/5 इसका होल स्केयर। जब हम इसको निकालेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 900/25, वो हो जाएगा मेरा 36 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे को निकालना क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, इसका स्केयर रूट, तो 6 किलोमीटर। तो पी क्यू कितना है, 6 किलोमीटर है। तो अब मैं यही है कि वो क्या है, टाइम तो कितना लगा उसको,
उसको टाइम तो ये ए से क्यू में आने में तो कितना टाइम लगा उसको, 2/5 घंटे, ठीक है। और जो मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी मेरी, 6 किलोमीटर, उन दोनों के बीच की जो मिनिमम दूरी होगी उसके बाद 6 किलोमीटर हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो होप से समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, बस सिंपली किया हमने, और मिनिमम बोला है तो हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया इक्वल टू जीरो करके, वहां से मेरे को कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दी हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन विच लिफ्ट 300 किलोग्राम वाटर पर सेकेंड फ्रॉम द डेप्थ 100 मीटर ईच। ये कह रहा है कि हमें हॉर्स पावर बतानी है इंजन की। तो सबसे पहले हम, अगर मैं पावर की बात करूं, पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बटे टाइम। तो क्या मैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला था गाइस, मैं वैसे बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। और दूसरी बात इसने कहा कि 300 किलोग्राम वाटर है पर सेकंड से, और डेप्थ देर के, इसने डेप्थ देर की, तो मैं क्या करूंगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी यूज कर सकते हैं। अगर हमें गहराई देर की है तो वर्क डन क्या होगा, काइनेटिक, कहीं कहीं पे हम इसको काइनेटिक एनर्जी भी बना सकते हैं, अगर मेरे को मास वेलोसिटी देर का, और जहाँ पे मेरे को हाइट देर की है वहां से मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बना सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, mgh बटे टाइम। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। P इक्वल टू मास कितना है, 300 किलोग्राम। G कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो G की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, और ये हाइट इतनी होगी, और टाइम कितना है, 1 सेकंड देर का हमें, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो वाट में आएगा, और अगर मेरे को इसको हॉर्स पावर में करना है तो मैं 740 से डिवाइड और कर दूंगी। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद गाइज मेरा आया 402.14 हॉर्स पावर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइज मेरा करेक्ट, इन ये तीन तो मैच कर नहीं रहे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है गाइज 6th क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, इसने कहा ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम सम हाइट एंड रीचेज द अर्थ इन 5 सेकेंड। देखिए इसने इस तरीके की कुछ बताई है अपनी व्यथा, कि यहाँ से कुछ हाइट है, ठीक है, यहाँ से एक पत्थर गिरा नीचे, वो क्या है कि सीधा पहुंच गया, कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, ठीक है। एक तो ये वाला केस है। तो इस वाले केस में क्या है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी मेरी, जीरो, क्योंकि रेस्ट से आ रहा है ना ये चीजें। तो रेस्ट से आ रही तो क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। और हाइट की बात हो रही है, हाइट मैंने इसकी मान ली कि h है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, या जी टी स्केयर भी बोल देते हैं, हाफ जी टी स्केयर। तो हाइट तो h ही है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हाफ इंटू जी, और टाइम कितना लगा इसको, 5 लगा, तो 25/2 जी। अगर इसको कोई बाधा नहीं है तो ऐसे पहुंच रहा है। फिर इसने कहा कि इफ आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ फॉल, ये तो एक केस हो चुका है। दूसरा कह रहा है कि अगर गिरने के 3 सेकेंड बाद पत्थर क्या रुक जाए और फिर दोबारा फिर फॉल करे, तो ये कह रहा है कि उसको कितना टाइम लगेगा धरती में पहुंचने में। तो देखिए, मान लिया ये पत्थर यहाँ से गिरा, 3 सेकंड में यहाँ पे पहुंचा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे रुका, रुकने के बाद फिर आया नीचे। तो फिर ये कह रहा है कि इसको ये दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, मेरे को ये निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं हाइट के हिसाब से इसकी बात करूँ मैं, तो फिर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये निकालूँ, तो इसमें भी मैं फॉर्मूला यूज करूँगी एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। तो मेरे को पता है कि अब मैं 3 सेकंड के लिए निकालूंगी, इतनी डिस्टेंस निकालूंगी मैं यहाँ पे, तो हाइट तो मेरी एच ही रहेगी यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ इंटू जी इंटू 3 का स्केयर, तो क्या हो जाएगा 9/2 जी। एक ये हाइट आ गई मेरी। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये निकालना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने में उस सिक्के को कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ कि इसने पूरे जो टाइम टी में इसने मतलब 5 सेकंड में इसने इतनी दूरी तय कर दी, तो टोटल हाइट तो ये हो गई, और 3 सेकंड में से ये बच गई, तो बाकी की जो हाइट बच गई, जो रेस्ट हाइट है वो कितनी हो गई, रेस्ट हाइट कितनी बच गई, 25/2 जी माइनस 9/2 जी, तो कितनी बच गई जी, 16/2 जी। अब इसको इतनी दूरी तय करनी है, इसको ये देखना कि कितना टाइम लगेगा इसको। तो इसको कितना टाइम लगेगा ये दूरी तय करने में, ये कौन सी दूरी है, ये वाली दूरी है। तो अगर मैं बात करूँ, ये वाली दूरी है 16/2 जी, ये वाली दूरी, ठीक है। तो इसको तय करने में कितना टाइम लगेगा वही निकालना मेरे को। जो मेरे को हाइट मिल रही है इसमें, और जो इनिशियल वेलोसिटी तो अपनी जीरो ही है, तो यहाँ पे 2 जी इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्केयर।
तो जी से जी कैंसिल हो गया और टू से टू कैंसिल हो गया, तो टी क्या आ गया यहाँ पे 4 सेकंड। क्या 4 सेकंड नहीं आएगा, मैंने सीधा ही कर दिया गाइस, 4 सेकंड आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी इसमें। तो नेक्स्ट है अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए हैवी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12। जो एक स्ट्रिंग दे रखा है, एक डोरी दे रखी है, उसकी मेरे को लंबाई दे रखी है 2L, 2L लंबाई दे रखी है, एंड वेट 12W, उसका जो वजन है मेरे को दे रखा है 12W, भार भार उसका कितना दे रखा है 12W, आर अटैच टू टू स्मॉल रिंग्स which can be slide on a fixed wire, जो कि फिक्स वायर पे स्लाइड हो रही है। each of these rings is acted on by a horizontal force equal to Lw, the distance between the ring is distance between the ring निकालना है मेरे को। ठीक है, तो अब देखिए इसने क्या कहा, ये मेरे पास रिंग स्ट्रिंग है और ए बी इस पे ये लटकी हुई है ए और बी पॉइंट पे। तो कह रहा है कि इस जो डोरी की जो लेंथ है 12 है, वो एल ये होगी और एल ये होगी, इस तरीके से बोल दिया इसने। ठीक है, तो अब हम ये कैटेनरी इक्वेशन में हम कर भी चुके हैं सारी चीजें कि यहाँ पे होता है, तो जो टेंशन है यहाँ पे क्या होती है, तीनों टेंशन होती है। तो देखिए मैं बता रही हूँ, जो हमारे यहाँ पे इसने दे रखी टेंशन Lw, और जो हम करते हैं स्टैंडर्ड वो क्या होती है, वो Cw होती है टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे C की जगह पे L यूज कर रखा है। ठीक है, एक चीज तो ये होगी हमारी। तो अब ये इसने बोला है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द रिंग, रिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और इसने ये कह रखा, इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि इसकी जो स्ट्रिंग है मेरा ये, इसकी लेंथ कितनी देर की 2L है। तो अब मैं अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की, तो हम क्या बोल देते हैं 2S इक्वल टू, जो इसने बोल रखा है 2S इक्वल टू 2L हो जाएगा। 2S में भी तो यही है, आर्क है ना ये मेरी, तो एक तरीके से तो आर्क है, तो ये क्या होगी टोटल डिस्टेंस 2S है, और दे में क्या 12 रखी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि S की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे एल को, और सी की जगह पे भी हम रिप्लेस करेंगे एल को। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन करते होते हैं उसमें कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है गाइज, अब मेरे को पता है कि जो हमें दे रखा है, एक तो गाइज हमने यूज की थी कि जो कैटेनरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म एस इक्वल टू सी टेंजेंट साइड। तो एस की जगह पे भी एल है और सी की जगह पे भी एल है, तो एल इक्वल टू एल, इसको देने का मकसद ये है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, टेंजेंट साई इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज जो साई जो एंगल होगा वो कितना होगा 45। तो 45 होगा। अब हमें यूज कहाँ करना है, अब देखिए यूज कहाँ करना है। तो हमें ये पता है कि एक और कैटेनरी इक्वेशन में एक पार्ट और हमने किया था कि x इक्वल टू सी log ऑफ सीकेंट साई प्लस टेंजेंट साइन किया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या, सी की वैल्यू पता है, सीकेंट साई की इनकी भी वैल्यू पता है, सी की वैल्यू कितनी है एल है, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा नेक्स्ट अपना, लॉग ऑफ सीकेंट 45 प्लस टेंजेंट 45। ठीक है, ये किया। ये गाइस देखिए इसमें ये अपना कैटेनरी इक्वेशन में जब हम सोल्व करते होते हैं, इसका प्रूफ करते होते हैं, तो बीच में एक रिजल्ट आता होता है ये, इसको हम लर्न करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब आपने देखा ना डायरेक्ट यूज होगा मेरा एल, तो क्या हो जाएगा log ऑफ क्या हो जाएगा ये √2, और टेंजेंट 45 क्या होता है 1 होता है। तो फिर मेरा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू एल log √2 प्लस 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया मैम। तो नेक्स्ट है गाइस एट्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, एट्थ क्वेश्चन हमें दिया है, इसने कहा कि रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए बॉडी एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम आर। ये कह रहा है कि अब रिवर्स इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, जैसे उसमें यही बोल रखा था ना कि अगर तीन फोर्सेज एक ही, अगर मान लिया काम कर रहे हैं, एक पार्टिकल पे काम कर, बॉडी के हर एक पार्टिकल पे काम कर रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये कह रहे हैं कि रिवर्स इफेक्ट में क्या रहेगा, कि रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम आर इनफाइनाइट होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे, इक्वल टू ईच अदर होंगे, नन होंगे। तो चाहे रिवर्स इफेक्ट हो चाहे कुछ भी हो गाइस, वो क्या होंगे हमारे इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। ये तो कन्वर्स में ट्रू होता है उसका रिजल्ट का। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाइन्थ क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है, हमें ये दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिक एरिया ऑफ मास एम है उसका इलिप्टिक एरिया का, और एंड सेमी एक्सिस ए एंड बी अबाउट डायमीटर ऑफ लेंथ 2r। हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो इसने ये कहा है कि अगर मान लीजिए ये इलिप्स देखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस है,
ये इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी दे रखी है। इसने ये बोला इसका मास एम है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट डायमीटर ऑफ लेंथ। लेंथ के डायमीटर के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वो क्या होगा गाइस, तो हम इसमें क्या है, हमने थ्योरी में बताया था मैंने, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करेंगे, जैसे कुछ होते हैं कि हमें लर्न ही करने पड़ते हैं, हम पॉसिबल करेंगे कि जितने हो उसके हम क्या है, इनके थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारा होगा यहाँ पे हाँ, वो हो जाएगा हमारा 1/4 m a² b² ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ये तो गाइस आपको डायरेक्ट ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें थोड़ा ज्यादा सही रहता है अगर हमें ये पता हो बस कि किसी कोरस्पॉन्डिंग निकालना है हमें, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग ए क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स अबाउट इट्स माइनर एक्सिस। तो अबाउट इट्स माइनर एक्सिस बोला इसने, तो मतलब जैसे ही बात ये एलिप्स है तो ये हो गया। माइनर एक्सिस कौन सी है, ये वाई एक्सिस जो माइनर एक्सिस होती है। एक क्वाड्रेंट को हमें घुमाना है अबाउट माइनर एक्सिस, तो अबाउट माइनर एक्सिस अगर मेरे को घुमाना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंपोनेंट जीरो रहेगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि इसके अबाउट तो घूम ही नहीं रहा, घूम तो इसके अबाउट रहा है, तो सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा इस लाइन पे ही होगा मेरा। तो फिर वो दूसरा क्या हो जाएगा, वाई ये मेरा हो जाएगा 3/8, इसके अबाउट घूम रहा है वो 3/8 p। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और अगर हमें बोल देता कि मेजर एक्सिस के, अगर हमें बोल देता कि मेजर एक्सिस के अबाउट निकाल लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, तो मेरा ये हो जाता, मेजर एक्सिस तो ये है मेरी, तो फिर क्या हो जाता, फिर इसका कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ इसका रहता, तो वाई तो जीरो रहता और एक्स का मेरा क्या हो जाता, वो मेरा हो जाता 3/8 बस। क्या होता है, मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2a होती है और माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2b होती है। तो फिर जब मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल रही थी तो मेरा ये आया था, और अगर मैं इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग निकालूंगी तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।